Hello students, I am Santosh Panu and you are learning English with me. Okay, so let's get started. बच्चों आज का जो ये हमारा सेशन रहेगा ये है हमारा बच्चों HSSC एग्जाम्स में प्रीवियस पेपर एनालिसिस। ठीक है, आज तक जितने भी HSSC के एग्जाम्स हुए हैं बच्चे उन सभी का मैं एनालिसिस करूँगी। ठीक है, जो आपको पता ही है कि अगले मंथ से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं HSSC के, तो उसके लिए ये जो सीरीज़ रहेगी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है इनमें से हम 3 को एलिमिनेट कैसे करेंगे और हमारा सही आंसर क्या होगा। राइट, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जब हमारे सामने एग्ज़ाम में क्वेश्चन होता है तो हम 3 को गलत कैसे करते हैं। ठीक है ना, और हमारा सही आंसर क्या होता है। ये जो पेपर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बच्चे, ये 23 सितंबर 2019 का क्लरिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था ये वो पेपर है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है बच्चे वो है हमारा बीइंग बीइंग अ कोल्ड डे नीदर माय फ्रेंड नोर आई वाज इन अ मूड टू गो आउट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। हमें इसमें से एरर बतानी है, मतलब कौन से पार्ट में एरर है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल। ये जो बीइंग लिख रखा है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। आपको एक बार सिंपल सेंटेंस से ऐसे समझना है, जैसे मैं ये कहूँ बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे, आप साथ साथ लिख लेंगे इसको। ठीक है, बीइंग अ रेनी डे आई कुडंट गो टू माई ऑफिस। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे कि भाई बारिश का दिन था और इसीलिए मैं अपने ऑफिस नहीं जा सकी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ बच्चे तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। नेक्स्ट मैंने लिखा है आई कुडंट गो, तो जो आई आपने लिखा है ना बच्चे ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट का भी डूअर है। अगर मैं आई को फर्स्ट पार्ट पे लिखूंगी तो मीनिंग निकलेगा आई बीइंग अ रेनी डे। राइट, क्या रेनी डे का सब्जेक्ट आई हो सकता है? नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि डे सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा वो इट जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डे के लिए हम क्या यूज करेंगे, एम्पटी सब्जेक्ट इट का यूज करेंगे। राइट, आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा इट। ठीक है, माई फ्रेंड नोर आई वॉज इन ए मूड टू गो आउट। सेकेंड जो पार्ट है उसका सब्जेक्ट है नीदर माई फ्रेंड नोर आई, और जो फर्स्ट पार्ट है डे उसका यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इट बीइंग अ कोल्ड डे नीदर माई फ्रेंड नोर आई वॉज इन ए मूड टू गो आउट। तो आपका जो करेक्शन होगा बच्चे वो हमारा होगा फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट सेगमेंट जो दे रखा है, एंड देयर फॉर योर आंसर इज डी। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट में हमारा दे रखा है। क्लियर है बच्चों? अगर ये आपको डिटेल में पढ़ना है बच्चे तो पानोज इंग्लिश क्लासेस के चैनल पे मेरी पार्टिसिपल्स की कुछ क्लासेस मैंने डाल रखी हैं। आप एक बार प्लीज़ वहाँ से गो थ्रू हो जाइए, आपको सब समझ आ जाएगा। मैंने 2 अलग अलग सेंटेंस लिख करके उनको जोड़ करके एक बनाना सिखा रखा है, और प्लस में पार्टिसिपल्स के एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं सब डिस्कस कर रखा है वहाँ पर। तो प्लीज़ आप वहाँ पर एक बार समझ लीजिए इन चीज़ों को। पार्टिसिपल्स नाम से आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, सिमिलर वर्ड ढूंढना है। जो डायरेक्शन है हमारी वो क्या है, सिनोनिम आपको बताना है। तो देखिए रिटेंटिव का मतलब होता है जो अच्छी चीज़ें समझ लेता है, याद रखता है, चीज़ों को धारण करके रखता है, ये इसका मीनिंग होता है। तो क्या सिक्रेटिव हमारा आंसर हो सकता है? सिक्रेटिव वो होता है जिसमें सीक्रेट है, मतलब गुप्त रूप से। ठीक है, ग्रास्पिंग एंड ग्रीडी का मतलब होता है जो लालची है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वो है जो एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो आपका आंसर हो जाता है बच्चे यहाँ पर डी, नॉट फॉरगेटफुल, जो चीज़ों को भूलता नहीं है, धारण करके रखता है, यानी कि चीज़ों को भूलता नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है डी। क्लियर है बच्चे? तो इस तरीके से आपको अपना आंसर बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है बच्चे कि आपको क्या करना है, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें बच्चे, इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारा सिमिलर वर्ड था, तो अब की बार जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट वर्ड की है। कई बार आप क्या करते हो, सिनोनिम करते करते आपकी हैबिट हो गई सिनोनिम ढूंढने की, और एग्जामिनर क्या करता है एक सिमिलर वर्ड जरूर दे देता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको डायरेक्शन में ऑपोजिट वर्ड पूछा गया, वहां पर एंटोनिम बता के आना है। सिमिलर वर्ड मतलब सिनोनिम बता के आना है। तो साफ साफ ये कह रहा है कि ऑपोजिट वर्ड बताइए।
क्विक्जोटिक होता है बहुत ही ऐसी चीज जो बहुत अच्छी है, जो पॉसिबल ही नहीं है इतना अच्छा होना, यानी कि ठीक है, जो अव्यवहारिक है, मतलब व्यवहार में नहीं लाई जा सकती कोई चीज, ऐसा है वो। ठीक है। क्या रोमांटिक इसका ऑपोजिट हो सकता है? क्या फैंटास्टिक हो सकता है? वर्ड लिखा है यहाँ पर इमेजिनरी। ठीक है। इमेजिनरी जो है बच्चे, ये हमारा क्या हो सकता है? सिमिलर वर्ड हो सकता है ये। हमें सिमिलर तो बताना ही नहीं, हटा दो इनको। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर सी, यानी कि प्रैक्टिकल है जो। क्विक्जोटिक का जस्ट ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा, दैट इज प्रैक्टिकल। सो आंसर इज सी। इस तरीके से आप इसको डील करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है बच्चे, हमें फिलअप भरना है यहाँ पर। तो देखिए, वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। वी ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बच्चों, जिस सेंटेंस में सिंस और फॉर आते हैं, वो हमारा जो आंसर होता है वो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। आइडियली आंसर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए, लेकिन जो वर्ब उसने यूज करी है बच्चे, दैट इज नो। और नो जो होता है ना, जानना, ये किसी भी पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड होती है। बेसिकली ये एक्शन है ही नहीं, ये क्या है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। और स्टेट ऑफ माइंड की अगर हम बात करें, अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको 10 सालों से जानती हूँ, तो मैं जानती हूँ ना, जान थोड़ी रही हूँ। मतलब ये एक्शन कभी भी ऑन गोइंग नहीं हो सकती, ये मुंह के बोलने के टाइम तक नहीं चल रही होती। हम सिंपली अपनी स्टेट ऑफ माइंड बताते हैं कि मैं इस पर्सन को 10 साल से जानती हूँ। 10 साल हाथ में रिजल्ट है, 11वां साल चल रहा है। तो आइडियली ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बट हम नो को आईएनजी नहीं दे सकते, इसीलिए मैं यहाँ पर ए को एलिमिनेट कर देती हूँ। न्यू हमारा V2 है, नो हमारा V1 है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है बच्चे हैव नोन। मतलब लंबे टाइम से मैं उसको जानती हूँ, ये नहीं कह सकती कि जान रही हूँ। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें बच्चे। ठीक है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है बी। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। इट इज लेट, इट इज टाइम होम। बच्चों, मैंने एक कॉन्सेप्ट में मेरे बच्चों को पढ़ाती हूँ कि इट इज टाइम है, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकंड टाइम। ये जब सेंटेंस में आते हैं बच्चे, और अगर इनके बाद सब्जेक्ट मेंशन हो, यहाँ पर वी जो है बच्चे, इन सभी सेंटेंसेज में ये सब्जेक्ट है, तो आगे हमेशा V2 लगाया जाता है। और इसका कारण क्या होता है बच्चे? क्योंकि ये रूटीन एक्शन से हटकर काम है। जो काम रूटीन में होते हैं, जैसे मैं ये कहती हूँ ये चाय पीने का टाइम है, अगर मैं रोज 4 बजे चाय पीती हूँ तो 4 बजते ही मैं क्या बोलूँगी? इट्स टाइम टू टेक टी। यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी नहीं है। अगर मैं रोज 4 बजे चाय नहीं पीती, मैंने किसी एक दिन पी है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई यह वो टाइम है जब मैंने चाय पी है। इसका मतलब रूटीन में मैं इस एक्शन को नहीं करती। और जो काम रूटीन एक्शन से हटकर होते हैं वो हमारे V2 होते हैं। इसीलिए आपको आंसर करना पड़ेगा वी वेंट होम। इट इज टाइम वी वेंट होम। क्लियर है बच्चे? तो ना तो आप यहाँ पर ए कर सकते हो, ना बी कर सकते हो, ना आप डी कर सकते हो। सो योर करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, जो कि कंजंक्शन का है। ऑल दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि उसने खूब हार्ड वर्क किया। ठीक है। गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो ऑल दो जो है वो बेसिकली यट के साथ जोड़ा बनाता है, या फिर हम कोमा से इसको सेपरेट करते हैं। और ये दोनों जो शब्द होते हैं, ऑल दो के साथ जब यट लगाते हैं बच्चे, तो ये कंट्रास्ट क्रिएट करता है। कंट्रास्ट का मतलब, अगर मैं ये कहूँ यद्यपि खूब पैसा है उसके पास लेकिन खुश नहीं है, अगर खूब पैसा है तो उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं है, इसको कहते हैं कंट्रास्ट। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, ऑल दो खूब हार्ड वर्क किया, यद्यपि उसने खूब हार्ड वर्क किया लेकिन फर्स्ट क्लास मार्क्स नहीं ले सका वो, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कंट्रास्ट क्रिएट करे। ठीक है। तो अगर मैं देखूँ बच्चे, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, गलत हो गया। यहाँ पर लिखा है बट। बच्चे, बट कंट्रास्ट जरूर क्रिएट करता है, बट ये एल्स के साथ जोड़ा बनाता है। एल्स के साथ हमेशा बट का यूज होता है। ठीक है। तो इसलिए मैं बट को यहाँ पर कैंसिल करूंगी। यहाँ पर देखिए, डी पार्ट में कंट्रास्ट करने वाला कोई शब्द उसने नहीं दे रखा, इसलिए हम यहाँ पर शब्द यूज करेंगे अपना हावेवर। सो योर करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है। कंजंक्शन में हम यही डील करते हैं कि कौन सा शब्द किसके साथ यूज होता है, यानी कि कंजंक्शंस के पेयर कैसे बनते हैं और कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है बच्चे,
इफ़ यू नीड अ कोट यू विल हैव टू बाय एज आई कैन नॉट गिव यू माइन। ये क्या कह रहा है बच्चे कि अगर आपको एक कोट की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर लो, खरीद लो, क्योंकि मैं आपको अपना नहीं दे सकता। यहाँ पर अगर हम सेंटेंस में लिखते बच्चे कि इफ़ यू नीड अ कोट यू विल बाय, यू विल हैव टू बाय, आपको खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा? कोट। यहाँ पर मुझे दोबारा से एक शब्द लिखना पड़ता कोट, जो कि एक नाउन है। नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए, और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ बच्चे, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है वन, क्योंकि अगर हम बात करें बच्चे प्रोनाउन की, तो वन हमारा सिंगुलर के रिपीटेशन को रोकेगा, और वंस हमारा होता है प्लूरल के लिए। जिस नाउन के रिपीटेशन को आप रोक रहे हो दैट इज कोट, जो कि सिंगुलर में है, और सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं अपना वन। क्लियर? जैसे मैं ये कहती हूँ दिस वन, बोलते हैं ना, इसका मतलब ये वाला, दैट वन जो दूर रखा है, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे कि दिस इज ए न्यू स्टूडेंट, दैट इज एन ओल्ड वन, तो वन यहाँ पर स्टूडेंट के रिपीटेशन को रोक रहा है। क्लियर है बच्चे? सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी। क्लियर है बच्चों? तो ये था बच्चों हमारा सेशन, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, और प्लस में आपको फ़ायदा भी होगा बच्चे कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते हैं तो आप प्रीवियस पेपर ज़रूर करके जाते हो। इससे फ़ायदा ये होता है बच्चे, एक तो आपको क्वेश्चन करने की आर्ट समझ आती है, ठीक है, कि भाई कैसे हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। और इसी तरीके से हम और भी कुछ सेशंस करते जाएंगे। सो गाइज, इट वाज ऑल अबाउट माय दिस सेशन। I will be back with my new session. Till the time, you take care. Thanks for watching.